हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे भी यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। ऑन एन एवरेज रफली एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन के आसपास देखा गया है, कुछ में तो क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है जो मेजरली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे अपने को बोल रहा है हमारे पास में f एक फंक्शन है जो कि r से r डिफाइन है और ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पे इस तरीके का एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है जो x और y की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर यहाँ पे बोला है अगर f डैश 0 की वैल्यू 1/2 है तो f डबल डैश ऑफ 5π/3 इंटू 24 की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमको क्या चीज दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे f ऑफ ये है, यहाँ पे भी ये सेम चीज है, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे भी ये सेम है। तो अगर मैं चाहूं तो दोनों को सेम जगह पे लेके आ सकता हूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि f इस पूरे के साथ में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में और इस पूरे के साथ में ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पे f ऑफ 2x प्लस 2y को लेफ्ट में ले लेता हूं और यहां पे देख रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई है तो यहां पे आ जाएगा साइन x कॉस y। फिर यहां पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है, लेफ्ट में लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस x साइन y, ये हमारे पास में आ गया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट साइड में f ऑफ 2x माइनस 2y ले लेता हूं। इसके साथ में यहां पे ये वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगी cos x sin y। फिर इधर देखोगे तो यहां पे ये साइन भी माइनस है, यहां पे पॉजिटिव था, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव साइन तो राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाली टर्म, ये जो टर्म है ये आएगी उधर जाएगी लेकिन ये पॉजिटिव साइन के साथ में आएगी। यहाँ पे प्लस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। अब एक चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने को जनरली यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में साइन ऑफ 2x साइन ऑफ ये आ जाएगा x माइनस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y हो जाना है। यहाँ पे देखोगे तो f ऑफ 2x माइनस 2y हो जाएगा, इसके साथ में साइन ऑफ x प्लस y आ जाए। मैं इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेता हूँ, माइनस वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि f ऑफ 2x प्लस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस y, ये वैल्यू f ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस y इसके बराबर है। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो रेशियो है तो एक कांस्टेंट किसी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, ऐसा हम इसको मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल्स टू k इंटू, ये आ जाएगा k इंटू साइन ऑफ x प्लस y। चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ 2x माइनस 2y और यहाँ पे k इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे 2x प्लस 2y है तो यहाँ x प्लस वाई है, यानी कि उसका हाफ हो गया। यहाँ पे सेम चीज है, इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो चाहो तो डायरेक्टली इसी की बेसिस पे कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ कि मैं इस वैल्यू को कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ मेरे पास में, चाहे तो इसको मान लो, ऐसे ऊपर वाली को मान लो कि ये 2x प्लस 2y जो है ये हमारे पास में किसी t वैल्यू के बराबर, ऐसा मैंने मान लिया। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि f ऑफ t की वैल्यू k इंटू साइन ये t/2 हो जाएगा, ये हमारे पास में आया, ठीक है। अब एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो f डैश t अगर मान लो मैं करता हूं तो k इंटू यहाँ पे cos t/2 आएगा, इंटू थीटा का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास में आ रहा है। अब इससे फायदा ये होगा कि हमको पता है f डैश 0 की वैल्यू 1/2 के बराबर, तो t की जगह जैसे ही मैं 0 रखता हूं तो k इंटू कॉस 0 हो जाएगा इंटू 1/2। तो
cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो k बाई टू इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं k की वैल्यू मेरे पास में 1 है। जैसे ही हम इतना बोल पा रहे हैं तो अब हमारे पास में क्या होगा कि मेरे पास में यहाँ पे जो f ऑफ t फंक्शन है ये आ जाएगा साइन t बाई टू। ये हमारे पास क्लियर हो क्योंकि k की वैल्यू 1 आ गई। अगर ये इतना आ गया है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि डबल डैश पूछ रहा है, हम निकाल लेते हैं f डबल डैश ऑफ t, है ना, जिससे पहले f डबल डैश निकालने से पहले एफ डैश टी निकालना पड़ेगा, जो अभी हमने निकाला है यहाँ पे, जो कि 1/2 कॉस यहाँ पे t बाई टू के बराबर आए। फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 की जगह 1/4 हो जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन ऑफ t बाई टू। ये मेरे पास में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमसे कह रहा है कि अब वैल्यू डाल दो, तो f डबल डैश ऑफ 5/3 मतलब t की जगह 5/3 डाल रहा हूं तो -1/4 तो ऑलरेडी यहां पे साइन 5/3 का हाफ यानी कि 5/6 हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं ये टेक्निकली पाई माइनस पाई/6 है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। ये हमारे पास -1/4 इंटू साइन पाई/6 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1/2 होगी, तो ये -1/8 आ रहा है। अब पूछा गया 24 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 24 से कर दो, माइनस किया तो ये अपने पास में -3 आउटपुट देगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में fx ये फंक्शन है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे a अननोन है, b और c तीन अननोन वैल्यूज हैं। फिर बोला है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसकी वैल्यू बतानी, जिसका मतलब अल्टीमेटली मेरे को a b और c फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमको पता है कि f ऑफ, देखो कंटिन्यूटी का अगर x इक्वल टू 0 पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं बोल सकता हूँ 0 प्लस 0 माइनस और 0 पे तीनों वैल्यूज बराबर होंगी और फाइनाइट वैल्यूज होंगी। ये बेसिक फंडा होता है। अब इसी की हेल्प से हमें अब चलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 0 प्लस पे बात कर लेता हूं, कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चलो ऐसे कर लो, f ऑफ 0 कर दो। f ऑफ 0 की वैल्यू इसने खुद बोला कि 1 प्लस b के बराबर। अभी ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है ना। दूसरा केस हम करते हैं। अब f ऑफ 0 प्लस पे आ जाओ। 0 प्लस का मतलब जब x 0 से जस्ट बड़ा है, वो इस केस में आएगा। इस केस में आने का मतलब ये जो फंक्शन है यहां पे हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लगेगी, जिसमें ये x प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई x प्लस c की पावर 1/3 माइनस 2 आ जाएगा। अब एक चीज हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट के साथ साथ एक चीज अपने को ऊपर क्लियर हो रहा है कि न्यूमरेटर इसका 0 है, ठीक है, और इस टोटल की वैल्यू 0 कभी होगी नहीं, ठीक। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, अगर न्यूमरेटर इसका 0 है तो इसके डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो अब यहां पे लिमिट डालने के बाद, जैसे ये जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि ये वाली वैल्यू, इसमें x टेंस टू 0 पे क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 की तरफ होनी चाहिए। तो x टेंस टू 0 किया तो c की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि c की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, यानी कि c दोनों साइड क्यूब कर दो तो ये 8 आ गया। चलो c हमारे पास में 8 आ चुका है। अब और आगे चलते हैं। दूसरा, अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हमको पता है 0/0 फॉर्म में हम कई सारे प्रोसेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी सिंपल से, चलो LH रूल ही लगा देता हूं। अगर मैं LH रूल में यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरे को पता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगी, है ना, और ये रूट x है, ठीक है, तो रूट x का 1/2 रूट ऑफ x प्लस 4 ये आ जाएगा। अब x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। डिवाइड में बात करोगे, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस c, या फिर 8 बोल दो, इसकी पावर 1/3 की जगह यहां पे इसकी पावर आ जाएगी 2/3, बाकी सब खत्म। ये हमारे पास में आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा, तो डायरेक्टली लिमिट डाल देते हैं। x टेंस टू 0 अगर मान लो मैं डालूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास 1/2 रूट 4 आएगा ऊपर। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 1/3 और
1/8 की पावर 2/3 आएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो √4 का मतलब 2, तो ये आ गया। और दूसरा ये सब डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 8, 2 की पावर 3 कर देता हूं, इसकी पावर ये कर दो, इससे ये चला गया। तो मेरे पास में यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ऊपर आ रहा है 3 × 2 की पावर 2 यानी कि 4, और नीचे की बात करो 2 × 2, 4 से 4 गया तो ये वैल्यू आ रही है 3, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास में 3 आ रही है। सिंस इस लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, हमको पता है f(0) की वैल्यू और f(0) दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, जो कि 3 है। तो 1 + b की वैल्यू भी 3 के बराबर होगी, जहां से हम बोल सकते हैं b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक ही बच गया 0- वाला, तो 0- वाला केस भी ले लेते हैं, f(0)। 0- को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0- इसमें जाएगी, जो 0 से जस्ट छोटा जब x होगा, ये आ जाएगा 1 + ax की पावर x। यहां पे अगर हम सबसे पहले जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं। यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले e लिखते हैं, e की पावर में लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने के बाद जो बेस है 1 + ax, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो पावर वाला है उसको एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। 1 से 1 गया है ना, तो यहां पे आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया ax, नीचे x, इससे ये गया तो यहां पे आ रहा है लिमिट ये। ठीक है, अब जैसा कि मैं अभी यहां पे बताया कि तीनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो 0+ की वैल्यू 0- के बराबर होनी चाहिए, तो 0+ की वैल्यू तो 3 आ रही थी, 0- की वैल्यू हमारे पास में e की पावर a आ रही थी, दोनों भी बराबर होंगी। अब मेरे को आउटपुट ये निकालना है, इसमें पहले वाले की वैल्यू 3 आ गई, दूसरे वाले में b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 8 हमारे पास में है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 48, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग और अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में एक फंक्शन f(x) दे रखा है, जो कि एक्चुअली में बहुत सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं या x की जो ऑड पावर है उन सब का मैक्स वाला फंक्शन है। इसमें m वो नंबर ऑफ पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, n वो नंबर ऑफ पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो m + n की वैल्यू बतानी। सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, ऐसे हम कुछ बना लेते हैं। तो हमको पता है कि y = x लाइन हमारी ये होगी, ठीक है। अब ये y = x, दूसरी लाइन y = x³ की बात करोगे तो x³ का ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा, जिसमें ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू 1। ये हमको पता है, जैसे -1 से 0 से 1 के बीच में अगर बात करोगे तो कोई भी वैल्यू ले लो, 0.1 ले लिया, उसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो अब ये वैल्यू 0.1 से भी छोटी है, इसी वजह से इसका ग्राफ नीचे आएगा। और अब ऐसे ही अगर मान लो मैं पावर बढ़ाते हुए जाऊंगा तो लास्ट में हमारे पास में ऐसे कुछ पावर आएगी 21। तो 21 का इधर तो ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा यहां तक और फिर ये नीचे आ जाएगा, ऐसे चलेगा। ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा, जिसका मतलब अब देखो, अब ये नीचे ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे देखो कि 0.1 वाला केस अभी हमने देखा। अब मैं देख लेता हूं -0.1 वाला। -0.1 की बात करूं तो -0.001 ये आए, ये वैल्यू सबसे बड़ी है। मतलब सबसे बड़ी मतलब कि अगर मान लो ये हो गया, अब इसी में अगर मैं ये करता कि पावर 3 की जगह 5 ले लो, तो अभी यहां पे माइनस साइन तो आता ही आता, 3, 4 और 1, 5 ये आता। अब टेक्निकली देखा जाए मैग्नीट्यूड में अगर हम केवल बात करें तो मैग्नीट्यूड में ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन माइनस साइन लगने के बाद 0 के करीब जो सबसे ज्यादा करीब वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे कि -2 से बड़ा हमको पता है -1 होता है, -1 से बड़ा -0.5, इससे बड़ा -0.05, इस तरीके से सिनेरियो चलता है। तो यही चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं f(x) फंक्शन को लिखना चाहता हूं और मेरे को मैक्स फंक्शन लिखना है,
तो हमको यहाँ पे ये चीज पता चल गई। देखो मैक्स फंक्शन का मतलब भी क्या होता है, एक चीज और देख लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा आउटपुट हमको दे रहा था, यहाँ पे हमको पता है 1 से ज्यादा वाले सिनेरियो में जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो मैक्स आउटपुट अपने को ये मिलेगा, फिर उसके बाद आउटपुट इधर मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से येलो वाला मिलेगा, और फिर उसके बाद में हमको ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक है, जितना नेगेटिव में जितना कम आएगा उतना ज्यादा बड़ा आउटपुट रहेगा। तो अब अगर मान लो मैं इस fx फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हमारे पास x की पावर 21 वाला फंक्शन होगा। जब x 0 से 1 है, 0 से 1 है तो हमारे पास x आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद जब -1 से 0 है तो ये वाला है, येलो वाला ही है, यानी कि x की पावर 21 वाला ही मेरे पास में है जब x -1 से 0। फिर जब हमारे पास में x की वैल्यू -1 से भी छोटी है तो हमारे पास फिर से x आ जाएगा। अब यहां पे चाहो तो इस पीस वाइज फंक्शन को देख लो या चाहो तो इस ग्राफ को जो मैंने रेड वाले से हाईलाइट किया, ये ग्राफ पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे एक भी पॉइंट नहीं होंगे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो n की वैल्यू तो 0 होगी। अब मेरे को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 21 x की पावर 20 आ जाएगा, ये जब x ग्रेटर देन ये, यहां पे 1 आ जाएगा, और ये जब x 0 से 1 है फिर से ये 'यहां पे 21 आएगा x की पावर 20। कब? जब x -1 से 0 है, फिर से 1 आ जाएगा जब x -1। अब जब भी इस तरीके का पीस वाइज फंक्शन होता है हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है 1 पे एफ डैश ऑफ 1 प्लस की बात करोगे तो मेरे को 21 मिलेगा, एफ डैश ऑफ 1 माइनस की बात करोगे 1 मिलेगा, दोनों बराबर नहीं है तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, 0 पे अगर हम चेक करेंगे तो 0 प्लस पे मेरे को यहां पे 1 मिलेगा, और 0 माइनस पे बात करोगे तो 21 मिलेगा, यहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं, चलो एक सेकेंड ना, मैं एक पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं उसमें, कि जब हम ये चेक कर रहे हैं है ना, 0 पे हो गया, -1 पे भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -1 पे जब हम चेक करेंगे तो f डैश ऑफ -1 प्लस, इसकी अगर बात करो तो -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कि यहां, तो इसका आउटपुट 21 आएगा। f डैश ऑफ -1 माइनस उससे जस्ट छोटी वैल्यू यानी कि उसका आउटपुट 1 आएगा। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है तो यहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल हो, यानी कि 3 पॉइंट हमारे पास में x इक्वल टू -1, 0 और 1, इन तीनों पे फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी, m प्लस n की बात करोगे 3 प्लस 0 यानी कि 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हम चाहते तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को हम यहां पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमको यहां पे पता है ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखें, जहां जहां पे फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें कोई स्टीप शार्प पॉइंट बेसिकली बन रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे बन रहा है जहां पे दो ग्राफ मर्ज हो रहे हैं, वहां पे हमेशा फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो 3 पॉइंट ऐसे अपने को मिलते हैं तो तीनों पॉइंट से हो जाता है, तो यहां पे इसका आंसर फिर से अपने पास में यही निकल के आ जाता। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में f(x) ये वाला फंक्शन है जिसमें x 0 से 4 तक है। ठीक है, यहां पे अपने को नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पॉसिबल पॉइंट्स ढूंढते हैं कि जहां जहां पे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां देखो कहां पे पॉसिबल नहीं होगा, कि जहां पे ये वाली वैल्यू हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो मेरे पास कोई भी लिखा है इस तरीके से, तो जहां पे इस स्टार की वैल्यू इंटीजर होगी वहां पे डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बस यही देखेंगे कहां पे इंटीजर है, और वो 100% श्योरिटी से अपन बोल नहीं सकते कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में दो फंक्शंस अलग अलग दे रखे हैं। इसको ऐसा बोल सकता हूं मैं कि मान लो ये मेरे पास gx एक फंक्शन है, ये hx एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इसी वजह से उन सारे के सारे पॉइंट्स को पॉसिबल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो ये x स्क्वायर बाई 2 कब कब होगा? जब x स्क्वायर जो है वो वैल्यू एक्चुअली में 2 का मल्टीपल हो, 0 से 4 के बीच में। ठीक है, अब 2 से 4, 0 से 4 के बीच में देखो, एक तो 0 हो सकता है, उसके बाद 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 2 हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं बोल रहा हूं 2 हो सकता है, जिसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? √2। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो सकता है, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 हो सकता है, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास √6 आ जाएगी। फिर 8 हो सकता है, यानी कि √8 आ जाएगी। फिर 10 हो सकता है, यानी कि √10 आ जाएगी। फिर √11 हो सकता है, वो तो नहीं होगा। √12 हो सकता है, √14 हो सकता है, और √16 पे तो ये 4 ही हो जाना है। ठीक है, ये हमारे पास में इतने सारे पॉइंट्स आएंगे। इसके अलावा अब ये तो इसके हो गए पहले वाले के। दूसरे वाले के पॉसिबल पॉइंट्स देख लो। दूसरे वाले के पॉसिबल पॉइंट्स की बात करोगे जहां पे √x की जगह इंटीजर आएगा। अब √x की जगह इंटीजर कब आएगा? जब x एक परफेक्ट होल स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो बेसिकली। तो परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा? 0 पे, उसको तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 पे, उसको भी ऑलरेडी नहीं लिया है तो ले लेते हैं। 2, 3 पे आएगा नहीं तो 4 पे आएगा, तो 4 ऑलरेडी आ चुका है। ये हमारे पास में 3, 6 टोटल 10 पॉइंट्स हैं पॉसिबल जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब देखो, अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम सारे के सारे वैल्यूज पे चेक करते हुए चलें, बट दूसरा तरीका मैं तुम लोगों को ये बता दे रहा हूं, जैसे कि अभी मैं यहां पे बोला कि मैं इस फंक्शन को fx फंक्शन को ऐसा बोल देता हूं कि मेरे पास gx और माइनस यहां hx, इस तरीके से दो अलग अलग फंक्शन है। अब एक चीज जनरली बताई जाती है कि अगर मान लो मैं यहां पे बोलूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये 100% कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, मतलब कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो दूसरा कंटिन्यूअस हो, तो उसमें भी हम 100% ये बोल सकते हैं कि जो ये fx फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो यहां पे हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस वजह से अब देखो, अगर मान लो मेरे को पहला वाला केस मिल जहां पे दोनों कंटिन्यूअस हो, चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमको ये सारे के सारे पॉइंट मिले डिसकंटिन्यूटी के, तो यहां पे अगर मैं उन पॉइंट्स को ले लूं जिसमें केवल एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि यहां पे 0 को छोड़ दो, √2 को ले लो, है ना, √6 को ले लो, √8 को ले लो, √10 को ले लो, ये ले लो, ये सारे के सारे वो वैल्यूज हैं जहां पे केवल ये वाला फंक्शन जो है इसके अंदर इंटीजर बन रहा है, जिसका मतलब यही डिसकंटिन्यूअस है, दूसरे वाला तो है ही नहीं। क्योंकि ये √x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू ये √6 ले रहा हूं तो √x की वैल्यू तो 6 की पावर 1/4 हो जाएगी, वो तो इंटीजर है ही नहीं, तो ये तो कभी बन ही नहीं रहा है। तो इन पॉइंट्स पे जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे देखो इनको मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास में टोटल 7 पॉइंट्स वो हैं जहां पे पहला वाला फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तुम चाहो तो इसको डिसकंटिन्यूअस लिख दो, इसको कंटिन्यूअस, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इस केस में मेरे पास में 7 पॉइंट आ गए। अब अगर ये 7 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर चाहे ये उन पे कंटिन्यूअस रहे, है ना, क्योंकि इन पे है भी, ये इंटीजर बन नहीं रहा √x की वैल्यू, तो 100% हम fx के बारे में बोल सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 7 पॉइंट पे तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स बच रहे हैं उन सब पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले x = 0 पे चेक कर लेता हूँ। 0 पे बात करो, 0 पे f की वैल्यू तो 0 आ ही रही है। 0+ पे बात कर लो, 0+ जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर भी 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग की अगर हम बात करें तो ये 0 ही आ जाएगा। 0- ये तो हम डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि रूट के अंदर 0- का मतलब है √-0.001, ये तो पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल सिनेरियो में।
ठीक है, तो ये हम डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे केवल हम राइट लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन को अपन बोलते भी हैं कि ये फंक्शन हमारा राइट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर बराबर है तो। दूसरा केस x इक्वल्स टू 0 पे मैंने चेक कर लिया, बच रहा मेरे पास 1 और 4, तो 1 पे चेक कर लेता हूं। 1 पे अगर चेक करें तो f ऑफ 1 प्लस की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग बाई 2, यानी 0 पॉइंट समथिंग का 0 हो गया। 1 पॉइंट समथिंग का जैसे 1 पॉइंट समथिंग यहां पे इसका रूट के बाद वैल्यू आएगी, वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा। लेकिन 1 माइनस की अगर बात करो तो 1 माइनस मतलब 0.99, 0.99 का स्क्वायर किया तो और भी छोटी वैल्यू होगी, उसको 2 से डिवाइड किया तो और भी छोटी, लेकिन रहेगी पॉजिटिव, 0 पॉइंट समथिंग रहेगी। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, इधर माइनस आ जाए, यहां पे आ जाओ 0.999 है, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है नहीं। इसके साथ साथ चाहो तो f ऑफ 1 भी चेक कर लो, 1 पे बात करोगे तो 1/2 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, यहां पे आ जाएगा 1, तो ये -1। तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो हम यहां पे बोल पाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 1 पे। ऐसे ही x इक्वल टू 4 पे चेक कर लो। 4 पे अगर मैं चेक करूंगा तो f ऑफ 4 प्लस तो मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं इंटरवल में, है ना, तो हम केवल 4 माइनस लेंगे। तो 4 माइनस पे बात करोगे तो 4 से जस्ट छोटी वैल्यू 3.999, है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उससे जस्ट कम है, तो 15 पॉइंट समथिंग। 15 पॉइंट समथिंग की बात करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7.8 के आसपास कुछ आएगा, तो 7 आएगा बेसिकली माइनस। अब 4 पे अगर मैं यहां पे 4 रखता, ठीक है, अब ध्यान देना, 4 जैसे ही मैं यहां पे रखता तो इसकी वैल्यू 2, लेकिन अगर 4 से जस्ट छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये 2 से जस्ट कम होगा, 1.99 आएगा, है ना, तो 1.99 आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो 7 - 1 यानी कि 6 ये हमारे पास में आएगा। अब f ऑफ 4 प्लस की बात कर लो। 4 प्लस की बात करोगे तो यहां पे 4 से जस्ट बड़ी, है ना, तो 4 16, तो ये 8 आएगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 करोगे तो 8 आएगा, और 4 प्लस है तो 8 पॉइंट समथिंग, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8 हो जाएगा। यहां पे बात करोगे तो ये 2.0001 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 8 - 2 आएगा, विच इज ऑल्सो गिव्स 6, ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अच्छा 0 पे ही चेक कर लिया, 4 प्लस पे चेक कर लिया मना करते हुए भी, है ना, चलो खैर इसको मैं हटा देता हूं, डायरेक्ट f ऑफ 4 पे चेक कर लेते हैं। f ऑफ 4 पे चेक करेंगे तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि 4 पे हमको यहां पे दिख रहा है कि 4 पे क्या आ जाएगा, 4 पे हमारे पास में डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 2, तो यानी कि ये 6 आ जाएगा, दोनों वैल्यूज बराबर है, तो यहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास में टोटल 7 पॉइंट तो ऑलरेडी थे, जिसमें एक और पॉइंट अभी मेरे को ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास में 8 हो जाए, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेगमेंट का, जिसमें अपने को देखो क्या दे रहा है हमको, एक सेकेंड, हमको यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये f(x) फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी, यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है यहां पे लिमिट लगाओ x टेंस टू 0 की, और tan ऑफ tan x माइनस साइन ऑफ साइन x बाई tan x माइनस साइन x। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग टाइप का है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म ऑलरेडी बन रहा है, और यहाँ पहले रूल वगैरह लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, है ना। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना। सबसे आसान अप्रोच, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो जो इसके लिए होगा वो होगा एक्सपेंशन वाला, जिसके लिए हमको 10x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। अब अगर मान लो मैं 10x के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो जो होता है x प्लस x³/3 प्लस 2x की पावर 5/15, और इस तरीके से चल, ये हमारे पास में 10x का है, ठीक है। ऐसे ही sin x का भी हमको पता होना चाहिए, जो होता है x माइनस x³/3 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि साइन ऊपर 10 वाले में वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो बिना फालतू का फैक्टोरियल लिखूंगा फिर आगे चल के कंफ्यूजन होगी, उससे अच्छा डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं। अगले में x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 3 ये 6 हो गया, और इससे 5 इंटू 4 ये 20, तो यानी कि 120 यहां पे आ जाए। फिर अगले वाली टर्म माइनस आएगी। इस तरीके से ये बेसिकली एक्सपेंशन। अब देखो, अगर हम 10x का लिखते हैं तो ये होता है, अगर मैं इसी में क्या करूं कि इसी को मैं चेंज करता हूं, ठीक है। अगर मैं x की जगह कोई और वैल्यू, कोई स्टार वैल्यू ले लूं तो यहां पे स्टार आएगा, फिर यहां पे स्टार आ जाएगा, फिर यहां पे स्टार आ जाएगा। सेम तरीके से साइन एक्स में यहां पे कोई और वैल्यू ले लूं तो यहां पे स्टार आएगा, यहां पे स्टार आ जाएगा, यहां पे भी आएगा, और फिर इस तरीके से हर जगह आएगा। इससे मेरे को ये फायदा मिल रहा है कि अगर मान लो मैं 10 ऑफ 10x का लिखना चाहता हूं तो हमारे पास 10 ऑफ 10x में क्या आ जाएगा, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा 10x, फिर 10 क्यूब x बाई 3, फिर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 और बाई 15, इस तरीके से हो गया। साइन ऑफ साइन x की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा साइन x, फिर यहां पे आएगा साइन क्यूब x बाई 6, फिर आएगा साइन 5, यहां पे आ जाएगा 120 आएगा, फिर इस तरीके से। ठीक है, अब इन सब का ही यूज अपने को करना है ना। तो मैं यहां पे इन दोनों को ले लेता हूं, 10 ऑफ 10x की वैल्यू, साइन ऑफ साइन x की वैल्यू। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम इनको लिख रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला आएगा 10x, अगले वाला मेरे पास में आएगा 10x का क्यूब बाई 3, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 इंटू, अगले वाला आएगा 10x की पावर 5 बाई 15, और फिर ये प्लस में। ठीक है, अब साइन ऑफ साइन एक्स जो है वो माइनस साइन के साथ में लिखा है, तो ये जो वैल्यू है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे क्या होगा, यहां पे आएगा माइनस साइन एक्स, फिर यहां पे अगले वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, जो कि हमको देगी साइन एक्स का क्यूब बाई 6, अगले वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, जो कि साइन एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 120, और इस तरीके से बेसिकली चल रहा है। इसके डिनोमिनेटर में भी है। अभी डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ते हैं, ऐसा करते हैं, चलो बिना फालतू का, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुमको। ठीक है, अब फिर वापस से हम क्या करते हैं, अब हमको 10x का एक्सपेंशन पता भी है, ये रहा, इसको वापस से फिर रखते हैं। तो फिर रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, पहले वाले में यहां पे आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15, ये आ गया, और इस तरीके से चल रहा है बेसिकली। फिर अगले वाले में बात करोगे तो 1/3 तो बाहर है, और 10x का फिर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15, और ये चल रहा है। फिर अगले वाले में बात करोगे तो यहाँ पे 2/15 बाहर है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और ये चल रहा है पूरे की पावर 5। फिर इसके साथ माइनस में, अब साइन का अगर देखोगे तो हमको क्या पता है कि ये x माइनस से आता है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। फिर अगले वाले की बात करोगे तो अगले वाला प्लस में हो जाएगा, हाँ, x की पावर 5 बाई 120, और ये हो गया। फिर अगले वाला प्लस में है तो यहाँ 1/6 आ जाएगा, यहाँ x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 आ जाएगा, फिर x की पावर 5 बाई, यहाँ पे हमारे पास में 120 आ जाएगा, और ये चल रहा है, इसका क्यूब, इसका भी क्यूब था। और फिर इसमें क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म में 1/120 माइनस में है, और यहाँ पे साइन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5 बाई 120। अभी देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरीके से चलता जा रहा है, ये अभी केवल और केवल न्यूमरेटर है। अब एक चीज और देखो, अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर की बात करो तो 10x माइनस साइन x है, 10x हमारे पास में ये रहा, साइन x ये रहा, तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो हमको सीधा सीधा यहां पे इन दोनों से दिख रहा है कि पहली वाली जो टर्म है ये दोनों में कैंसिल हो जाएगी, अगर 10x में से sin x को मैं माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास में क्या आएगा, ये दोनों आएंगे लेकिन दोनों प्लस में आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि पहली वाली टर्म खत्म हो गई, तो यहाँ पे 1 हमारे पास में एक्स क्यूब को मैं बाहर ले रहा हूं, उसके साथ 1/3 प्लस 1/6 आएगा, फिर x की पावर 5 को मैं बाहर ले लेता हूं, फिर मेरे पास में यहां पे 2/15 प्लस हमारे पास में 1/120 आएगा। इस तरीके से चलता जा रहा है, सिंपल सा लॉजिक ये। अब देखो,
अब यहां पे जो चीज समझने की है वो ये है कि इसमें लगी हुई है लिमिट, और लिमिट लगी है x टेंस टू 0 की। ठीक है, ये पूरा पूरा ये जो है ये पूरा न्यूमरेटर में लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखना यहां पे अगर हम देखें, सबसे पहले जिनकी पावर ज्यादा है उनको उन पे फोकस नहीं करता है, जैसे एक उस पे, एक ये, इसकी पावर 5, इन सब। यहां पे देखो ये x प्लस में है और यहां पे ये x प्लस में है, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो बेसिकली ये वाला x भी माइनस में है। तो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि इस x से इस x को काट देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब और हम क्या करते हैं, और यहां पे हमको दिख रहा है कि मैं एक्स क्यूब को अगर कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, है ना, पूरे में से एक्स क्यूब को कॉमन ले रहा हूं, तो अब देखना क्या क्या बचेगा। सबसे पहले यहां पे बचेगा हमारे पास में 1/3, है ना। फिर इस तरह आ जाओगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको ऐसे लिख दो कि चलो पहला है तो ऐसा लिख दे रहा हूं, फिर इसमें कुछ होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे वाले में बात करोगे -1/3 है, यहां से भी मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया। अब देखो सिंस ये क्यूब है ऑलरेडी, तो यहां से मेरे को बस केवल एक्स को कॉमन लेना है। जैसे ही मैं एक्स को कॉमन लूंगा तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे x²/3 आ जाएगा और आगे फिर चलता जा रहा है। ठीक है, ये दूसरे वाला हो गया। ऐसे ही तीसरे वाले में बात करोगे तो मेरे को तो और भी कम वैल्यू लेनी है कि यहां पे 2/15 है, यहां एक्स क्यूब अगर मान लो मैंने लिया तो एक्स की पावर समथिंग बचेगा, क्योंकि यहां से देखो एक्स ही अगर मैं कॉमन लेता हूं इस वाले में से तो एक्स की पावर 5 बाहर आएगा, लेकिन मेरे को एक्स की पावर 3 बाहर चाहिए, तो एक्स की कुछ ना कुछ यहां पे फ्रैक्शन में पावर बचेगी और इस तरीके से आगे चलती जा रही। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में आ जाओ, साइन एक्स की बात कर लेते हैं। यहां पे देखोगे तो एक्स क्यूब जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं मेरे पास, अब इसको मैं प्लस में कर देता हूं। प्लस में करने से क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यूज हैं ये इनका साइन बदल जाएगा, यहां आगे माइनस है तो मैं प्लस करूंगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बेसिकली। तो एक्स क्यूब को मैंने बाहर लिया तो यहां पे 1/6 आ जाएगा। फिर मेरे पास में यहां पे क्या आएगा, फिर x²/120 ऐसा, हाँ x²/120 ये समथिंग आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले में आ जाओ। अगले वाले की अगर मैं बात करूं इस वाले की जिसमें क्यूब है, तो यहां से मेरे को बस केवल x बाहर लेना है, तो ये x/6 आ जाएगा, तो बाहर आके x क्यूब हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1, फिर बचेगा माइनस बचेगा यहां पे -x²/6 और इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही पावर 5 वाला जो है उसमें -120 है, यहां से एक्स क्यूब बाहर लिया तो यहां पे एक्स की पावर समथिंग, फिर ऐसा कुछ बचे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब डिनोमिनेटर में जो मैंने ले रखा है कि एक्स क्यूब मेरे पास में है 1/3 + 1/6 + x की पावर 5, इसमें से भी ना मैं क्या करता हूं एक्स का क्यूब कॉमन ले लेता हूं, जिससे क्या होगा यहां पे 1/3 + 1/6 बचेगा, फिर यहां पे x² बचेगा और यहां पे 2/15 + 1/20 इस तरीके से बचता हुआ चला जाए। अब यहां पे सिंस हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 है, पहली चीज तो मैं क्या करता हूं एक्स क्यूब न्यूमरेटर के पूरे में से कॉमन ले लूंगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, इससे ये गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी गया, है ना, और इस तरीके से सारे एक्स क्यूब कट गए। अब जब x टेंस टू 0 में डालूंगा, है ना, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है वो देखना है हमको। डिनोमिनेटर में सबसे आसान हमको दिख रहा है कि ये बच गया केवल, बाकी सब में तो x है और x जब 0 डालोगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा, तो केवल ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही, विच इज 1/3 + 1/6। अब ऊपर आओ, यहां पे अगर देखें तो ये वाली वैल्यू बच रही है, बाकी सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब तो मैंने हटा दिया, तो यहां पे पहला 1/3 आया। दूसरे वाले में बात करोगे तो हमारे पास में यहां पे ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो यहां पे, हाँ, फिर से हमारे पास में दूसरे वाले में 1/3 ही बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास में 1/3 यहां पे बच गया। अगले वाले की बात करोगे तो एक सेकेंड ना,
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा देख के लग सकता है कि -1/3 बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि ये वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी, जिसकी वजह से ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन से ही बचना है, कैलकुलेशन मिस्टेक से, जिससे कि दिक्कत हो जाएगी वरना। अब यहाँ पे भी प्लस आएगा, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे 1/3 बचेगा, दूसरा भी 1/3 बच गया। तीसरे वाले में अगर जैसे हम देख रहे हैं तो एक्स क्यूब तो हट गया, लेकिन ये पहला टर्म ही एक्स से स्टार्ट हो रहा है, और जब x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये पूरा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, जिसको 2/15 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0, तो ये पूरा पूरा पोर्शन ही 0 में चला जाएगा। आगे आ जाओ, यहां पे बात करोगे तो अभी मेरे पास 1/6 बच रहा है, क्योंकि केवल ये बचेगा, तो यहां पे 1/6 आ जाएगा। फिर यहां पे देखोगे तो ये तो गया, ये बच रहा है केवल, बाकी सब 0 हो जाना है, तो फिर से यहां पे 1/6 मेरे पास में बच गया। फिर आगे देखोगे तो फिर यहां पे x हमेशा बच रहा है, तो ये पूरा पूरा 0 में चला जाएगा, जिससे अल्टीमेटली ये सब 0। तो इतना पोर्शन मेरे पास में बच रहा है, जिसमें तुम चाहो तो देखो, एक तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे को अगर मान लो मैं t मान लू, तो ऊपर अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि ये प्लस ये भी एक t है, दूसरा वाला भी t है, तो ऊपर 2t, नीचे हमारे पास में t, इस t से t गया तो बच गया 2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जो कि बहुत पहले का काफी पुराना क्वेश्चन है, इसको सेम एज दे दिया है जेईई मेंस 2025 के इस सेशन। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पूछे गए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।